तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। सॉरी फॉर दैट रीज़न दैट कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इस वीडियो को 2 पार्ट में बाँटना पड़ा था। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर की हायरिंग कैसे होती है, अंडरराइटिंग प्रोसेस में क्या-क्या होते हैं, बेस्ट एफर्ट क्या होता है, सिंडिकेट मेंबर्स क्या होते हैं, फिर प्राइसिंग देखे थे कि कितने परसेंट इशू होते हैं, वैल्यूएशन कंपनी की क्या होती है, ये सारी चीज़ हमने पीछे समझ लिया था। अब 3 प्रोसेस के बाद हम ये समझते हैं कि 4th पोजीशन जो है उसमें आईपीओ प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सही तरह से एडवर्टाइजिंग करे, रोड शो करे, ताकि इससे जो है लोगों के पास पहुंच पाए कि हाँ आईपीओ आ रही है इस कंपनी का। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपनी का कि जो सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है इन्वेस्टमेंट बैंकर की, जो कि हम समझे थे। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आरआईआई, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये फिर वापस जो है ये एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, और यह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे किए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे चीज़ यहाँ पे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट और सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन को समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन का जो अलॉटमेंट का जो कोटा है, सब्सक्रिप्शन से पहले हम अलॉटमेंट ध्यान में रखते हैं। यदि तो अलॉटमेंट का जो कोटा होता है वो आरआईआई के लिए 35% होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 50% और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50%, जिसमें कि एंकर इन्वेस्टर भी आते हैं, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो 35% होते हैं। बट क्या होता है जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है? तो ओवर सब्सक्राइब, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी आईपीओ को सही तरह से यदि वो प्रोसेस्ड हो गया तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि 90% उसके शेयर जो है वो सब्सक्राइब होने चाहिए। यदि 90% के नीचे होता है तो उस आईपीओ के प्रोसेस को फेल्योर माना जाता है, यानी वो अंडर सब्सक्रिप्शन रह गया। तो उसे या तो फिर से रिवाइज प्राइस करके उसे कैपिटल रेज करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आईपीओ खत्म हो जाएगा, वहाँ पे किसी के शेयर अलॉट नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, जबकि 100% से ऊपर, यदि 100% होता है या 90% से ऊपर 100% तक होता है, तो उसमें जो जितना एप्लीकेशन डाला होगा, जितना दिया होगा, वो सभी को उतने शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। बट व्हाट हैपेंस व्हेन सब्सक्रिप्शन इज ओवर देन 100%? तो जब 100% से ऊपर होगा, मान लीजिए कि रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में सब्सक्रिप्शन 200% हो गया, 35% की जगह 70% मान लीजिए सब्सक्रिप्शन आ गए, तो इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं जैसा कि रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे करते हैं, जो कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट होता हो। तो इसमें एक एक लॉट सबको दे दी जाएगी। जो सेबी का नया रूल है, इसमें एक एक लॉट सबको दे दी जाती है। मान लीजिए कि 20 लॉट का हमने देखा था प्राइसिंग में कि 20 लॉट का जो है 20 शेयर्स का पर लॉट है, तो यहाँ पे 20 शेयर्स सभी रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिए जाएंगे। उसके बाद जिस प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट किया गया है, मैं एज एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं 60 शेयर यानी 3 लॉट, यदि हम 3 लॉट का सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन डाले हैं, तो हमें क्या करेगा, यदि ओवर सब्सक्राइब हो गया तो 20 पहले तो मिल जाएंगे, यानी 1 लॉट सारे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि किसी ने 40 किया है तो उसे भी 20 मिल जाएगा, तो बाकी उसके बीच 20 और मेरे 40, तो ये क्या रेशियो हो गया, 1:2 रेशियो में। तो जो लेफ्ट ऑफ द शेयर्स बच जाएंगे तो उसमें 1:2 के रेशियो में उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, बाकी जो 35% बचे। वैसे एनआईआई में भी होता है। अब बट एनआईआई में क्या हो गया है, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, इसमें तो देखो बॉस, इसमें सिंपल सा चीज़ है, इसमें फंड ज़्यादा होते हैं तो इसमें हमेशा प्रोपोर्शनेट यूज करते हैं। यदि आप 10 करोड़ डाले हैं, यदि आप 10 लाख डाले हैं, तो उसी हिसाब से आपको शेयर लॉट होंगे, ठीक है, प्रोपोर्शन के हिसाब से। 10 करोड़ वाले को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 10 लाख वाले को उससे थोड़ा कम। बट जब सेबी नया रूल लाई तो यहाँ पे जब सेबी नया रूल लाई तो यहाँ पे इसने क्या किया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 2 भागों में बांट दिया, एक 2 लाख से 10 लाख और एक 10 लाख से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे प्रोपोर्शन के हिसाब से एनआईआई में भी मिलता था, बट अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आरआईआई के थ्रू मिलने लगा। मतलब
जो RII के रूल है कि एक एक लॉट सबको मिलेगा, यानी आप इस स्लैब में आते हो 2 लाख से 10 लाख के बीच में, तो 2 लाख के शेयर आपको सबसे पहले अलॉट कर दिया जाएगा सारे NII को, ठीक है। तो सारे NII को 2 लाख से जो शेयर अलॉट किए गए, तो उसके बाद जो बच जाएंगे उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाएगा, जैसा कि हमने रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में समझा था। फिर वैसे 10 लाख वाले सेक्शन में होगा कि 10 लाख वाले शेयर जो हैं वो सबको अलॉट कर दिए जाएंगे। जितने NII हैं उन्हें 10 लाख के शेयर तो पहले अलॉट कर दिया जाएगा, फिर जो बच जाएगा उसे प्रोपोर्शनेट वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा रूल है, सेबी इसलिए लाई कि सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, सारे लोग कंपनी के साथ जुड़ पाएँ, सारे लोग यदि कंपनी ग्रोथ करती है तो उसके हिस्सेदार बन पाएँ। तो इसलिए ये रूल लाना, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। यदि आपको लगता है कि नहीं सब्सक्रिप्शन करना है तो आप NII में 2 लाख से ऊपर कर लो। यदि 20 करोड़ वाला भी यदि ओवर सब्सक्राइब हो गया तो उसे भी 2 लाख का मिलेगा और आपको भी मिलेगा 2 लाख को। तो इससे क्या होगा कि आपको जब पहले पैसे ब्लॉक्ड होते थे वो ब्लॉकिंग अब नहीं होगी, आप उसका भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बारे में और यदि ब्रीफ में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके बारे में और ब्रीफ में आपको हम बताते चलूँगा। तो ये सिनेरियो होता है जब ओवर सब्सक्राइब होता है, बट अंडर सब्सक्राइब तो आपने देखा है कि 90% से यदि नीचे होता है तो उसमें कंपनी जो है IPO वापस करनी पड़ती है या तो रिवाइज करनी पड़ती है, और 90% से 100% के बीच में होता है तो जितने लोग के एप्लीकेशन आते हैं वो सारे अलॉट हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक की पॉइंट समझने वाली एक और है कि जब भी कोई भी प्राइस या IPO आती है तो उसका 20% मिनिमम जो है, मिनिमम 20% प्रमोटर को होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप IPO ला रहे हैं तो आपका उसमें कोई रोल कल नहीं, पैसा समेटे और निकल लिए फॉर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेबी हर चीज़ को देखती है कि कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए नया नियम लाती है। तो यहाँ पे प्रमोटर जो है, जो भी IPO आएगा उसका 20% उसे होल्ड करना पड़ेगा, और साथ में 3 ईयर्स का लॉक इन होता है, यानी आप 3 साल से पहले उसे सेल नहीं कर पाओगे, ताकि इसमें ये ना दिक्कत हो कि यदि इन्हें लगा भाई साहब लोग को RII या NII या QIB को कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी धोखा दे रही है या कंपनी का रनिंग अच्छा नहीं है, तो इनसे पहले ये निकल जाए, क्योंकि आप तो पैसा समेट के निकल। तो इस फ्रॉड को कहीं ना कहीं मिनिमम करने के लिए ये सारे रूल्स जो है नए नए आते हैं जो आपको और हमको बेनिफिट दे पाए। RII का यदि इंटरेस्ट समझते हैं कि इन्हें कहाँ फ़ायदा होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को 2 सिनेरियो में फ़ायदा होता है। सबसे पहला तो कैप प्राइस पे केवल है वो रिटेल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल और ना ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, रिवाइज जब प्राइस होगा तो उसमें फिर से बिडिंग करने की कैपेबिलिटी केवल रिटेल इन्वेस्टर को होती है, ना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल और ना ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को होता है। तो जैसा कि हमने समझा कि यहाँ पे पूरी चीज़ शेयर अलॉटमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, हमें लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये ना दिक्कत हो कि हमें कहाँ पे अलॉट होगा, कैसे अलॉट होगा। पहले लकी ड्रॉ के थ्रू होता था, बट अब नियम चेंज हो गए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाए कि 100 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो जाए तब फिर लकी ड्रॉ के थ्रू होगा। यदि मिनिमम अलॉट भी, यदि एक अलॉट देने के बाद भी यदि बच जाते हैं या नहीं फुलफिल हो पाते हैं तब लकी ड्रॉ होता है, बट वैसा बहुत कम होने को दिखेगा, क्योंकि जब भी नॉन इंस्टीट्यूशनल में उस चीज़ को डिवाइड किया गया है 2 लाख और 10 लाख के सिनेरियो में, तो ये सेबी इसीलिए लाई है कि ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी किसी भी एप्लीकेशन या एप्लीकेंट्स को कम से कम 1 लॉट शेयर जो है उसे प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारी चीज़ हो गए। अब हम समझते हैं लास्ट प्रोसेस क्या होता है। तो लास्ट प्रोसेस होता है लिस्टिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो वो लिस्टिंग कहाँ होगी बॉस? तो वो होगी NSE और BSE में। तो NSE और BSE में, तो हम इसके साथ NSE BSE तो देखते ही हैं। इसमें क्या है कि आप अब UPI के थ्रू भी वो पे कर सकते हो। दूसरा चीज़ कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर से भी अब एप्लीकेशन डाल सकते हो किसी भी IPO के लिए। पहले नहीं था, पहले ASBA के थ्रू होता था, यानी एप्लीकेशन डालते थे तो आपका उसमें जो है बैंकिंग सिस्टम में उतने पैसे ब्लॉक्ड हो जाते थे। उसके बाद जितना अलॉट होता था उतना जो है आपको उसमें वो होकर उसके बाद पैसे आपके रिफंड हो जाते थे। तो अब वैसा सिस्टम नहीं है। अब वैसा सिस्टम वो भी है, बट अब सेबी ने नया वो ला दिया पेमेंट सिस्टम का भी कि आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो, आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो। अब समझते हैं टाइमिंग क्या होती है। तो बिल्डिंग ऑफर जो होता है वो 3 और 5 डेज का होता है, ठीक है। बिल्डिंग ऑफर जो कि मैंने समझाया पिछले वीडियो में, तो बिल्डिंग ऑफर 3 to 5 डेज होती है। और जो कंपनी लाती है, चाहे वो हायरिंग की बात हो या अंडरराइटिंग की बात हो और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात हो, तो उसमें 3 से 5 दिन लग जाता है कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन करते समय। क्योंकि वैल्यूएशन यदि कंपनी करती है तो 2 सिनेरियो से करती है, या तो कंपेरेबल से यानी PE PB से, और दूसरा कैश फ्लो से जो करती है वैल्यूएशन ऑफ द कैश फ्लो से।
तो ये इसमें 3 से 5 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट जो होता है लिस्टिंग होती है वो 3 दिन में होना होता है। इस 3 दिन के लिए क्यों टाइमिंग दिया गया है, तो जिसमें कि फॉर्म जो है वो कलेक्ट कर पाए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो कि फॉर्म जो है वो कलेक्ट कर पाए। जब फॉर्म कलेक्ट होता है तब पता चलता है कि हाँ जो कैपिटल है, जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हुए हैं या 90% सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। यदि नहीं हुए हैं तो उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे और शेयर लिस्टेड नहीं होगा। यदि उसके बाद कंपनी यदि रिवाइज करना चाहती है तो फिर यहाँ से बैक टू द थ्रू यहाँ पे बिलिंग ऑफर पे आ जाएगा रिवाइज करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो भी कैपिटल पहुँचता है एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो कैपिटल जो है कंपनी के थ्रू पहुँच जाता है 3 दिन के अंदर, ताकि कंपनी अपना वर्किंग उसको बना सके। उसके बाद जो अलॉट हुआ या तो ओवर सब्सक्राइब्ड हुए तो जितने शेयर्स आपको मिले और जो बच गए वो रिफ़ंड हो जाए आपकी जो कैपिटल हो। उसके बाद शेयर्स अलॉटमेंट होता है उस नाम से, उसके बाद लिस्टेड हो जाता है। तो हमने यहाँ समझा कि आईपीओ के पूरे सिस्टम को, कि आईपीओ कैसे कैसे काम करता है, आईपीओ लाने में कितना क्या होता है, कौन कौन से प्लेयर होते हैं इन्वॉल्व इसमें, आपको वो क्या मिलना चाहिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप कैसे इन्वेस्टर हैं, किस इन्वेस्टर का आना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किसी भी सिनेरियो में हम देखते हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रोल अदा करते हैं, और एंकर इन्वेस्टर जो है जिसका मैं वीडियो बता चुका हूँ उस विषय में भी। तो हमें लगता है कि अब इस बारे में आपको कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगी कि आईपीओ का क्या सिनेरियो है, आईपीओ का कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, क्या होता है। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना कोई परेशानी होगी तो उसे भी मैं आपको सॉल्व करके जल्द से जल्द प्रोवाइड कर पाऊँ। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे कंपनी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय।